हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शूरसेन जयंती के अवसर पर किया संबोधित। कहा, सेन समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। शिक्षण संस्थान के लिए 31 लाख रुपए की मदद। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किया 3 करोड़ 70 लाख की योजनाओं का उद्घाटन। 5 धर्मशालाएं, 1 व्यायामशाला में उद्घाटन शामिल। एक बैडमिंटन हॉल का भी उद्घाटन किया। वंदे मातरम में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में स्वागत है आपका। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सैनी समाज के प्रतिनिधियों की मांग पर विचार करते हुए कहा कि प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर शिक्षण संस्थान का नाम रखा जाएगा। इसके लिए समाज के लोग और प्रतिनिधि जिस शहर या फिर क्षेत्र में कॉलेज या स्कूल का नाम रखने के लिए सरकार को बताएंगे, उस शिक्षण संस्थान का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पर रख दिया जाएगा। सैनी समाज के लिए मनोहर कार्य, समाज के हर काम में सैनी समाज का योगदान, ये बात खुद सीएम ने कही। स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। शिक्षण संस्थान के लिए 31 लाख की मदद। मंत्रियों के स्वैच्छिक कोष से 11-11 लाख और सावित्रीबाई फुले के नाम पर शिक्षण संस्थान की बात कही सीएम ने। धर्मशाला के लिए एक प्लॉट की घोषणा। आजादी में हर देशवासी ने योगदान दिया, सीएम ने कहा ऐसा। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की अलग जगाई। हर रसोई में गैस, हर नल से जल योजना। योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई। सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी। पारदर्शिता के साथ काम कर रही है सरकार। ट्रांसफर के नाम पर अवैध धंधे बंद हो गए हैं। ऑनलाइन अर्जी पर ट्रांसफर हो रहा है। आयुष्मान योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। 28 लाख गरीबों को मदद मिली। चिरायु योजना से लोगों को लाभ मिला। निरोगी हरियाणा योजना के तहत चेकअप। तो हरियाणा में पहली बार आयोजित हुआ महाराजा शूरसेन जयंती समारोह। इस स्थान के ऊपर जो हमारे शिक्षण संस्थान था वो पुराना होने के कारण से उसको गिरा दिया गया। इसके नए निर्माण की जो बात की जा रही है, इसमें मुख्यमंत्री के पास, मंत्रियों के पास एक डिस्क्रिशनरी कोटा होता है। उस कोटे में सामान्यतः योगदान कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि आपके इस संस्थान को बढ़ाने के लिए, शुरू करने के लिए प्रारंभिक योगदान इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। और मैं अकेले अपनी तरफ से भी नहीं, तो हमारे सरकार के साथ जुड़े हुए साथी हैं, मैं उनकी ओर से भी, क्योंकि उनसे मेरी बात हो गई है, उनका कि हमारे नाम से भी आप घोषणा कर देना। तो आज 31 लाख रुपया मेरे कोष से आएगा और 11 लाख रुपया डॉक्टर कमल गुप्ता जी की ओर से आएगा। 11 लाख रुपया हमारे डिप्टी स्पीकर उनकी ओर से आएगा। तो ऐसे 53 लाख रुपए की घोषणा इस सभा में और मैं इस कॉलेज के उस शिक्षा संस्थान जो है उसके लिए करता हूं। और इसी प्रकार से एक विषय आया कि प्रथम हमारी महिला शिक्षिका सावित्रीबाई जी, जिनका महिला शिक्षा के अंदर बड़ा नाम है क्योंकि वो देश की पहली महिला शिक्षिका रही हैं, तो उनके नाम से कोई भी एक कॉलेज का नाम, जो हमारे नेता हैं नायब सिंह सैनी जी हैं, हमारे वहाँ जो और भी सैनी समाज के लोग बैठे हैं, पवन सैनी जी हैं, जवाहर सैनी जी हैं और हमारी पूर्व सांसद हैं, या हमारे जो भी नेता हैं वो मिल करके जहां कहीं किसी कॉलेज के नाम रखने की बात आती है, जहां हमारे समाज के लोग हों, वो बताएंगे तो निश्चित रूप से कॉलेज का नाम या किसी शिक्षण संस्थान का नाम उनके नाम के ऊपर रखेंगे। एक प्लॉट की बात की गई है, तो इसमें भी मैं हमारा जो HSVP है उनको कहूंगा कि जिस शहर में आपको प्लॉट चाहिए, एक में अथवा ज्यादा में, वहां एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप लोग उसमें अप्लाई करिए। तो एक निश्चित विधि है उसकी, उसमें सबको आपको धर्मशाला के प्लॉट ये भी जरूर दिलाए जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ जो डिमांड्स हैं उतनी मैंने आपको बताई हैं, लेकिन और जो चीजें रह गई हैं, जिन शहरों के, जिन जिलों के अपने कार्यकर्ता हैं, वो एक बार बैठेंगे तो बैठ करके उनके साथ चर्चा करके ऐसी सब चीजों को हम पूरा करेंगे, जिससे हमारे समाज के महापुरुषों का, हमारे समाज के ऐसे नेताओं का, उनका नाम आगे बढ़े, ताकि अपने समाज की हम चिंता कर सकें। ये समाज एक कर्मशील समाज है, एक काम करने वाला ऐसा समाज है कि जिसके आगे कोई कठिनाई, कोई दुविधा
ये बचेगी नहीं और निश्चित रूप से हम अपने कर्म करने की जो वृत्ति है इसके कारण से सदैव आगे बढ़ेंगे। हम कहते हैं समाज का वो वर्ग जो कमजोर वर्ग है, जिसको हम अंत्योदय की श्रेणी में मानते हैं, सबसे पहला अधिकार उसका है, वो किसी भी जाति का हो। जाति पाति से ऊपर उठ करके समाज के कुछ वर्ग जो लाचार वर्ग है, ऐसे लाचार वर्गों को और हमको कैसे आगे बढ़ाना है, उनकी सहायता करनी है, उनकी शिक्षा करानी है, स्वास्थ्य में उनका लाभ कराना है, उनको रोजगार दिलाना है। एक एक परिवार की, एक एक व्यक्ति की हम लोग चिंता करेंगे, उसमें जरूर मैं समझता हूं कि सरकार के साथ आप भी भागीदार हों। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कई परियोजनाओं का ताबड़तोड़ उद्घाटन किया और गृह मंत्री अनिल विज ने 3 करोड़ 70 लाख रुपए के 12 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसमें 5 धर्मशालाएं, एक पार्क, एक व्यायामशाला, एक बैडमिंटन हॉल समेत और कई कामों का उद्घाटन किया। इन योजनाओं से अंबाला की जनता को काफी फायदा होगा। कुल मिलाकर मनोहर सरकार लगातार जनता के हित में काम करने में जुटी है। तो हरियाणा की जनता को मनोहर फायदा, गृह मंत्री अनिल विज ने उद्घाटन किया, करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी। लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए के कामों का, जिसमें 5 धर्मशालाएं हैं, एक पार्क है, एक व्यायामशाला है यहाँ पर और एक बैडमिंटन हॉल है। तो लगभग 12 प्रोजेक्ट आज यहाँ उद्घाटन किए गए हैं। शहरवासियों को इससे अलग अलग स्थानों पर बहुत लाभ मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में टैक्स करदाताओं और अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसकी आगामी मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है और इसके लिए जीएसटी काउंसिल को सिफारिश की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जीएसटी संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हिसार और गुरुग्राम में 2 जॉइंट ईटीसी रेंज अपील कार्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशनों के सहयोग से प्रदेश में पहली बार आयोजित किए गए 1 दिवसीय कर संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ टैक्स संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा करनाल की टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान के अलावा अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने टैक्स को लेकर आ रही समस्याओं को मुख्यमंत्री से साझा किया। लगभग 2 घंटे तक चले इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के अलावा उच्च अधिकारियों ने जीएसटी और वैट विभाग को लेकर उनके संशयों को दूर किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जीएसटी संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए करदाताओं, अधिवक्ताओं और आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को साझा मंच प्रदान करते हुए मंडल स्तर पर जीएसटी आमने सामने शुरू किया जाएगा। शुरुआती स्तर पर इसे प्रदेश के सभी 6 मंडलों अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में शुरू किया जाएगा। इसमें प्रत्येक महीने में एक बार करदाता, टैक्स अधिवक्ता और अधिकारी मिलकर टैक्स संबंधित समस्याओं का निवारण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जीएसटी के लिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया है और कहा है कि 1 साल में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 3 अधिवक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। करदाता और विभाग के बीच में जो एक ब्रिज का काम करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं, वो आप सब लोग हैं। तो वो स्वाभाविक है कि आपके माध्यम से जो विषय आएंगे वो करदाता की कठिनाइयां वो भी सामने आएंगी और जो डिपार्टमेंट के विषय वो भी आपके माध्यम से करदाता तक पहुंचेगा। तो एक सार्थक ये पहल है और मैं तो बैठे बैठे विचार कर रहा था कि भले ही कर संग्रहण आपके द्वारा एक सेतु के रूप में हमारा जीएसटी के माध्यम से हमारा एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट ये करता है, लेकिन उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी उस टैक्स का बाद में उपयोग वित्त मंत्री के नाते मुझे भी एक सुविधा हो जाती है कि कैसे कैसे उसको खर्च करना है। तो इस नाते से वो भी एक उत्साह मन में यह था कि हम जितना ज्यादा कर संग्रहण कर सकें उतना ज्यादा
प्रदेश का बजट बनाने में भी हमको सुविधा होगी और हम जन सेवा के नाते से उसका उपयोग भी ठीक से कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने टैक्स अधिवक्ताओं द्वारा रखी गई मांग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिला में टैक्स संबंधित विषयों से जुड़ी पुस्तकों की लाइब्रेरी खोलने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरी DITC कार्यालय परिसर में खोली जाएगी। इसके साथ ही टैक्स बार एसोसिएशन के बैठने के लिए वहीं पर कैंटीन की सुविधा वाले प्रतीक्षा हॉल भी बनाया जाएगा, जहां टैक्स संबंधित सुनवाई के लिए कार्यालय में आने वाले टैक्स अधिवक्ता अपने करदाताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श करने के साथ साथ अपनी बारी का इंतजार भी कर सकेंगे। उन्होंने हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन और हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के माध्यम से प्रदेश के सभी टैक्स अधिवक्ताओं से आह्वान किया है कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाने में सहयोग करें। क्योंकि GST के लिए कोई एक रिफ्रेशर कोर्स, इसका प्रशिक्षण, इस पर जोर देना चाहिए हमको। वो चाहे एडवोकेट्स को स्वाभाविक जो बार एसोसिएशन हमारी टैक्स लॉयर्स की है वो तो रजिस्टर्ड हो ही गए, इसके अलावा व्यापारियों में से भी अगर कुछ आकर के उसमें ट्रेनिंग लेना चाहे या जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनमें भी सब लोगों को अभी वो सारी प्रोसेस पता नहीं है, तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये चलाने चाहिए। इससे भी सुविधा जो है बहुत हो जाएगी। तो मैं तो कुछ बातें जो मुझे बैठे बैठे ध्यान में आई हैं वो सब आपके सामने रखी हैं। और इसमें एक विषय आया है ट्रिब्यूनल का। पहले जो रेंज की बातें हो गई कि 2 नई रेंज ये हमने शुरू करने का 1 जनवरी से कह दिया। ट्रिब्यूनल का जहां तक विषय है वो जो CST काउंसिल के अंदर हमने वो लिख के दिया हुआ है और मैं पूरा भरोसा है जो उन्होंने लिमिट रखी हुई है उसके अंदर एक हिसार में है और दूसरे ट्रिब्यूनल की जो मंजूरी हमें मिल रही है अगले 31 मार्च तक गुरुग्राम में ये ट्रिब्यूनल खुल जाएगा, ऐसा हमारी ओर से योजना है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि GST आने के बाद लोगों को इसे समझने में काफी समय लगा। ऐसे में वैट कलेक्शन का भी गंभीर विषय रहा। उन्होंने कहा कि वैट से जुड़े विषयों की पेंडेंसी को क्लियर करने के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं कि साल दर साल के क्रम में इसकी पेंडेंसी को कम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह मैनुअल समय था, आज डिजिटल समय है। इसके डिजिटलीकरण के लिए काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की प्रक्रिया के तहत सबसे पुरानी डेट की पेंडेंसी को पहले क्लियर किया जाएगा और उसके उपरांत इसी क्रम में तारीख और साल के अनुसार पेंडेंसी को क्लियर किया जाएगा। मुख्य जो समस्याएं वैट रिजीम की अभी पेंडिंग है और कोविड के बाद वो पेंडेंसी GST में भी ट्रांसफर हुई, उसके ऊपर चर्चा हुई है। 2 ऐसे मामले हैं जिसमें वैट ट्रिब्यूनल का गठन है, जिसको तुरंत प्रदेश सरकार टेकअप भी करेगी और 31 मार्च से पहले वैट ट्रिब्यूनल को प्रदेश में हम गठित करेंगे, जिससे डिस्पोजल रेट बढ़े। वही साथ में एक लंबी मांग है, हमने भी पिछले 6 महीनों में उसमें कई बार वर्किंग करी है, वो है 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम। और उसके ऊपर आज सुझाव यहाँ पर जो टैक्सेशन लॉयर्स थे उनके हमने लिए हैं और जल्द अगले जो क्वार्टर के अंदर वो हम एमनेस्टी स्कीम भी लेकर आएंगे, जिसमें एटलीस्ट जो लॉन्ग पेंडिंग वैट के डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करवाकर बिजनेसमैन को भी और सरकार को भी उसका लाभ भी मिले और ये डिस्प्यूट्स रिड्रेस हो। तीसरी एक मांग आई थी GST ट्रिब्यूनल की, क्योंकि मैं कन्वीनर था, हमने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट 6 मंत्रियों की दे दी है और अगली GST काउंसिल में जैसे ही आदेश आएगा उसके अनुसार हिसार हमारा प्राइमरी बेंच रहेगा, मगर हिसार के साथ साथ एक बेंच गुड़गांव ज़िले के अंदर जो फरीदाबाद के भी नेबरिंग हो हम बनाएंगे, जिससे एटलीस्ट 70% जो टैक्स पेई हैं उसको इसका लाभ मिलने का कारण। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार सभी विभागों में समन्वय बनाकर काम करने में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता के लिए सरकार का अगला फैसला कौन सा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।